हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत या हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे थे। उस सीरीज का ये लेक्चर 8 है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है कि विच आर्टिकल टेल्स दैट, कौन सा आर्टिकल बताता है टेल्स दैट द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल by securing social order in which the social, economical and political justice prevail in all situations of natural life through minimizing क्या करने थे inequality of status, facility and opportunity। मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल बताता है कि हमारा जो सरकार है ना वो हमारे जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी और उसमें जो है ना सोशल ऑर्डर, उसमें जो है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को प्रिवेल करेगी। देखिए जो जस्टिस होते हैं ना ये तीन तरह के होते हैं। हमारा जो जस्टिस है ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है सोशल जस्टिस, एक होता है इकोनॉमिकल जस्टिस और एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस। जहाँ पे हम लोग को सोशल जस्टिस बताता है कि हमारे समाज के बीच में फेयर एंड इक्वलिटी रहे, मतलब हमारे समाज के हर एक वर्ग में जो है एक इक्वलिटी की भावना रहे, इक्वल राइट्स हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये हमारा सोशल जस्टिस बोलता है कि समाज के हर एक वर्ग को एक समान देखना है, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, फेयर जस्टिस मिलना चाहिए। ये सोशल जस्टिस बताता है। इकोनॉमिकल जस्टिस क्या बताता है? इकोनॉमिकल जस्टिस बताता है कि सभी का जो है ना जो इनकम होना, इनकम में इक्वलिटी किया जाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्सन के पास बहुत सारा वेल्थ नहीं जमा हो जाए, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं हो, मतलब मनी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल वे में हो, मतलब सभी लोग के पास जो इनकम हो। ऐसा नहीं है कि किसी लोग के पास बहुत सारा मनी है और कोई लोग गरीब घूम रहा है। तो इकोनॉमिकल जस्टिस बताता है, क्या बताता है? तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी शुड बी स्टॉप। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा मनी ना हो जाए, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब इनकम को इक्वलिटी में लाने की बात करता है इकोनॉमिकल जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस क्या बोलता है? तो पॉलिटिकल जस्टिस बोलता है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं, हमारे देश के जितने भी लोग हैं ना, सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिले। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब कि सर सभी को वोट करने का अधिकार हो, सभी को जो है वोट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, मतलब कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार हो। करने का मतलब कि वो भी एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव, सब कुछ का चुनाव लड़ सकता हो। इसको पॉलिटिकल जस्टिस बोलते हैं। उसको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार हो, उसको बोलने का भी अधिकार हो, मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट मिले थे। मैंने आपको उस समय भी बोला था कि हमारे पॉलिटिकल जस्टिस है। ये सब चीज़ हम लोग को आज़ादी मिली हुई थी, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब कह रहा है कि सरकार, ये जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल बताता है कि सरकार हमारे देश के नागरिक के वेलफेयर के लिए काम करेगी और इस तरह से काम करेगी कि हमारे जनता के बीच में ये तीनों जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस प्रिवेल करे। पूरे लाइफ में उसको ये तीनों जस्टिस मिले हमेशा। ठीक है। अब आगे सर इस तीनों जस्टिस को कैसे, मतलब इस तीनों जस्टिस को सरकार कैसे करेगी? तो मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन स्टेटस, उस लोगों के स्टेटस में जो इनइक्वालिटी है ना उसको मिनिमाइज करके सभी लोग को एक जैसा बनाने की कोशिश करेगा। मतलब सबको, सबके बीच में इक्वलिटी की भावना पैदा, मतलब कहने का मतलब इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। मतलब एक गरीब है, एक बहुत ज़्यादा अमीर है, तो इस दोनों को कम करने की, सरकार इस गैप को कम करने की कोशिश करेगा। और क्या करेगा? तो फैसिलिटीज़ दोनों के, एक आदमी जो अमीर है उसके पास बहुत सारा फैसिलिटी है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है, एक आदमी के पास कुछ नहीं है, तो इसको भी गैप को कम करने की सरकार कोशिश करेगा। मतलब दोनों को फैसिलिटी प्रोवाइड सर। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारे देश में बहुत सारा वेलफेयर स्कीम चलाया जाता है ताकि गरीब लोग को भी इस गैप को भी बढ़ा जाए। मतलब ये जो गैप हो गया है ना, इनइक्वालिटी हो गया ना, एक गरीब लोग एक अमीर लोग के बीच में, तो इसी को कम किया जाएगा। मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में भी जो एक लोग जो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं आराम से किसी जॉब को निकाल लेते हैं, एक गांव में पढ़ने वाला बच्चा के पास नहीं होता है रिसोर्स, वो नहीं समझ पाता है इतना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है ना, ये भी, इसमें भी इनइक्वालिटी है। मतलब जिसके पास ज़्यादा एक्सेस है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को गेन कर रहा है, जिसके पास एक्सेस नहीं है वो कम गेन कर रहा है। लेकिन आज के समय में सोशल नेटवर्किंग साइट में ऐसा बोलना थोड़ा सा जो है मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आज के समय में जो है सभी को अपॉर्चुनिटी गेन किया जा सकता है, सभी इसको गेन कर सकते हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट से हम लोग जो है यूज करके, इंटरनेट का यूज करके सब कुछ गेन कर सकते हैं। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो बता रहा था कि कौन सा आर्टिकल है जो सरकार को कहता है कि आप जो है ना समाज के वेलफेयर के लिए काम करेगा और इस तरह से काम कीजिएगा कि उसके पूरे लाइफ में तीन जस्टिस उसे हमेशा मिले, सोशल जस्टिस,
इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों। अब रहा कि सरकार ये सब करेगा कैसे, तो कह रहा है कि आप मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस हो गया है, स्टेटस के बीच में जो गैप हो गया है, दोनों को फैसिलिटी के बीच में जो गैप हो गया है, दोनों को अपॉर्चुनिटी के बीच में जो गैप हो गया, इस सब को आप कम करके जो है इस तीनों जस्टिस को प्रिवेल करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारे डीपीएसपी बोलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, डीपीएसपी हमारे समाज को जो है एक वेलफेयर स्टेट बनाता है, हमारे समाज के बीच में जो है इक्वलिटी की भावना पैदा करने की कोशिश करता है, सब लोग एक जैसा बने, गैप बीच में नहीं हो, मतलब एक अमीर एक ऊंचा एक नीचा ऐसा गैप नहीं हो, इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। इंडिया में इतनी सारे जो स्कीम देखते हो कहाँ से सरकार ने बनाया है, मैंने आपको बताया था ना कि सरकार कोई भी स्कीम कोई भी पॉलिसी अपना बनाती है ना तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाती है। और बताइए डीपीएसपी तो बता रहा है ना कि हमारे समाज में इक्वलिटी की भावना को पैदा करना है, सभी के बीच में स्टेटस ऑफ इक्वलिटी लाना है, मतलब सभी के स्टेटस को एक जैसा करना है। अब सरकार गरीब को हेल्प नहीं करेगी तो स्टेटस कैसे एक जैसा होगा, इसीलिए सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा जो है स्कीम लॉन्च करती है ताकि उस गरीब का विकास हो। कि नहीं आया समझ में? तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो इसके बारे में जो हमारा आर्टिकल बताता है ना वो हमारा 38 आर्टिकल बताता है। 37 हमारा बताता है कि डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिफाइबल नेचर का होगा, इसे कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग नहीं कर सकते क्लेम। लेकिन 38 आर्टिकल जो बताता है ना वो हमारी सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करता है, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है सरकार जो है प्रोवाइड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच आर्टिकल इंश्योर दैट कि एक्सेस जो टू जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, एक गरीब लोग है, ठीक है। अब बताइए ये जाएगा कोर्ट में लड़ने के लिए, मानिए कि इस गरीब लोग के कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कोई स्कीम का फ़ायदा में नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, ये जाएगा कोर्ट में लड़ने के लिए। वहाँ पे उसको कोर्ट के बाहर मिलेगा वकील, क्या मिलेगा, वकील मिलेगा, कोर्ट टाई लगा करके वकील खड़ा रहेगा। अब इस गरीब आदमी से, ये मानिए एक पुअर पर्सन है, इस गरीब आदमी से कोर्ट जैसे ही वहाँ पे वकील मिलेगा तो इस वकील कहेगा कि मेरा फीस 1000 रुपया। अब बताइए इस गरीब आदमी के पास 1000 रुपया कहाँ से आएगा, जो इस जस्टिस जो अपना जो है कोर्ट में जा कर के जस्टिस करेगा, जस्टिस लेगा या फाइट करेगा कोर्ट में जा कर के। तो इस गरीब आदमी को लीगल एड प्रोवाइड होगा, मतलब इस गरीब आदमी का केस जो है एक वकील सरकार प्रोवाइड करेगा कि इस गरीब आदमी का केस ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एक वकील लड़ेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि विच आर्टिकल इंश्योर दैट कि एक्सेस टू जस्टिस, हमारे नागरिकों को, गरीब लोगों को भी जस्टिस मिले, इसके लिए जो है ना उसे फ्री लीगल एड दिया जाएगा, एक वकील उसे दिया जाएगा जो उसके केस को लड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल हमारा 39 का ए बोलता है। अब कहोगे सर कि ये आर्टिकल को हमारे संविधान में जोड़ा गया है, तो यस, जब इंदिरा गांधी का समय था ना तो उसी समय में जो है ना 42nd अमेंडमेंट हुआ था, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा ये गरीबों के लिए एक अच्छा काम किया गया था कि गरीबों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया गया था, गरीबों का केस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वकील जो है लड़ेगा, ठीक है कि नहीं। इसमें तो ये भी याद रखना है कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया था डीपीएसपी में, ठीक है। डीपीएसपी में आर्टिकल 39 ए में ये जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 39 क्या बताता है कि आर्टिकल 39 बताता है कि हमारे गरीब लोगों को भी जस्टिस मिले, इसके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा सरकार, और वो 39 ए आर्टिकल के अंतर्गत करेगा, ठीक है। और ये 42वां अमेंडमेंट में आया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो कह रहा है कि स्टेट मस्ट ट्राई टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, कह रहा है कि स्टेट जो है ना कोशिश करेगा कि विलेज पंचायत की स्थापना की जाए। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिकल इन विच आर्टिकल जो है ये लिखा गया है कि विलेज पंचायत बनाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि डीपीएसपी में जो है ना, डीपीएसपी को हम लोग 3 भाग में, हमारे जो डीपीएसपी है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें 3 चीज़ दिखने को मिलता है। एक मिलता है गांधी जी की विचारधारा जिसे हम लोग गांधीयन फिलॉसफी बोलते हैं, एक मिलता है सोशलिस्टिक करेक्टर, मतलब जिसमें हमारे समाज की वेलफेयर की बात करता है, और एक मिलता है हम लोग लिबरल विचारधारा, लिबरल फिलॉसफी मिलता है देखने को। तो डीपीएसपी को इस 3 भाग में बांटा भी जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि जो विलेज है, ग्राम पंचायत जो होते हैं, गांव में जो विलेज पंचायत होते हैं, विलेज पंचायत, ये किसकी विचारधारा है आप बताइए। आपको पता होगा कि गांधी जी का सपना था कि अगर देश का विकास करना है ना तो गांव का विकास करो, गांव में जो है पंचायती सिस्टम का स्थापना करो, गांव के पास पावर दो, गांव के जो है वहाँ पे जो मुखिया सरपंच होगा उसके पास कुछ पावर दो, वो गांव का विकास करेगा और हमारे देश का उससे विकास होगा, गांव के विकास से देश का विकास होगा। इसको हम लोग कहते हैं बॉटम टू टॉप की ओर आना, मतलब कि बॉटम से स्टार्ट करके टॉप की ओर चलना बोलते हैं, ठीक है। बॉटम टू टॉप बोलते हैं इसे, ठीक है, इस सिस्टम को जिसमें गांव से देश का विकास होता है, ठीक है।
तो ये गांधी जी के विचारधारा से लिया गया ये आर्टिकल है, ठीक है। तो हमारा विलेज पंचायत की स्थापना के बारे में हमारा कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो ये हमारा आर्टिकल 40 बोलता है, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 40 जो है ना, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 40 है, ये बताता है कि हमारे गांव लेवल पे पंचायत को, सरकार को बोलता है कि आप कोशिश कीजिएगा कि गाँव के लेवल पे पंचायती सिस्टम एस्टेब्लिश हो। और आपको पता है कि हमारे देश में पंचायत बन गया कि नहीं बना, तो बन गया सर। हाँ, तो हमारे सिस्टम आज हमारे देश में देखते हैं कि जो गांव में पंचायत बना हुआ है, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं, विलेज पंचायत बोलते हैं, तो ये कैसे बना। तो मैंने आपको बताया ना कि डीपीएसपी में जितने भी बात लिखे गए थे ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, उस समय तो उसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि उसको लागू करने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज लगता। उस समय हमारा समाज उतना डेवलप नहीं हुआ था कि तुरंत उसको जो है लागू करके उसको जो अप्लाई हो जाता, हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए कुछ टाइम के बाद सरकार को लगा कि अब हम कर सकते हैं, इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं देश में, तो सरकार ने किया। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो विलेज पंचायत जो बनाया गया, विलेज पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब बनाया गया बाद में, जब 1992 में 1992 में जो है ना 1992 में जो है 73rd अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd अमेंडमेंट किया जाता है। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा गांव के लेवल पे जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। एक देखिए, हमारा जो पावर है ना, हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट का पावर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज पावर। जो सेंट्रल के पास है, उस अगर एक आदमी के पास पावर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज पावर। उसी पावर को अगर बांट दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे देखिए, गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोकल गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को जितने भी लोकल इंपॉर्टेंट का सब्जेक्ट था, उस सबको बोला कि भाई तुम देखना, ठीक है, तुम देखना। तो इसने क्या किया, तो डिसेंट्रलाइजेशन किया, मतलब अपने पावर को बांट रहा है। अब फिर क्या हुआ, तो फिर हुआ कि गांव के लेवल पे भी डिसेंट्रलाइज कर दो, गांव के जो मुखिया सरपंच है उसको भी कुछ कुछ पावर दे दो, वो लोग भी काम करेगा। मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि डेमोक्रेसी में जो चुन करके हमारे सरकार को हमने इतना पावर दिया कि हमारे लिए आप ये काम कीजिएगा, ये काम कीजिएगा, तो उन्होंने अपने पावर को क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया, उसको बांटा गया। मतलब एक्चुअली हम ही लोग सभी को चूज करके उसको पावर दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जो हमारा विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट जो आया है, 73rd अमेंडमेंट 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, और उसी के द्वारा जो है रूरल कम्युनिटी को, गाँव में कम्युनिटी को वहाँ पे जो है कुछ पावर दिया गया और विलेज पंचायत बनाया गया। ये जो विलेज पंचायत जो है ना, ये जो 1992 में तो ये अमेंडमेंट किया गया था, और ये हमारे देश में लागू हो गया 1993 में, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा 1993, और कहीं कहीं 1992 भी दिखेगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया, ठीक है। पंचायत का कॉन्सेप्ट आया, और वो हमारा आर्टिकल पूछेगा ना, तो आर्टिकल 243 है। 243 आर्टिकल के लेकर के 243 ओ तक में हमारे पंचायती सिस्टम को डिस्कस किया गया है, ठीक है। और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है, ये भी याद रखिएगा, 29 सब्जेक्ट था जिसके बारे में सरकार को पावर दिया गया था, ठीक है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, ये हमारे 11th शेड्यूल में डिस्कस किया गया। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में 8 ही शेड्यूल था, वो होकर के 12 हो गया। तो 12 में इसका भी योगदान है, इस पंचायती सिस्टम का भी योगदान है। पंचायती सिस्टम ने 11वां सब्जेक्ट लिया, और 12वां सब्जेक्ट किसने लिया, तो 12वां सब्जेक्ट लिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। हमारे नगर निगम, जो शहर में जो पंचायती सिस्टम होता है उसे हम लोग नगर निगम बोलते हैं, म्यूनिसिपलिटी बोलते हैं। तो ये लिया 12वां, 12th शेड्यूल लिया। तो ये दोनों याद रखना है। क्या सब याद रखना है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो याद रखिएगा 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में बात करता है, सर पंचायत के बारे में बात करता है, विलेज पंचायत के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में, तो विलेज पंचायत के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कब हुआ था सर, तो 1992 में हुआ था, और 1993 में जो है ये लागू हो गया था। ये सर विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे संविधान के 11th शेड्यूल में लिखा गया। सेम इसके बाद याद रखिएगा 74th अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में, 74th अमेंडमेंट, तो ये बताता है सर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारे शहर में नगर निगम होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसके बारे में बात करता है। और क्या याद रखना है कि सर ये कब हुआ, तो ये भी 1993 में हुआ है, ठीक है, 1993 में ही हुआ। ये हमारे 12th शेड्यूल में लिखा गया है। और एक चीज़ याद रखिए कि जो विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे 243 आर्टिकल से लेकर के 243 ओ तक लिखा गया है। कहाँ तक, 243 ओ,
ठीक है। अब कहा कि सर ठीक है, इसी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी लिखा गया था, यस। ओ के बाद क्या आएगा, MNO के बाद P आता है, तो 243P से लेकर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में 243ZG तक लिखा गया, 243ZG, ठीक है, यहाँ तक लिखा गया है किसके बारे में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो देख लीजिएगा, इस स्लाइड को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग अर्बन लोकल बॉडी भी बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोग अर्बन लोकल बॉडी बोलते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक लिखा गया है। और हमारा विलेज पंचायत के बारे में 243 से 243O तक लिखा गया है, ठीक है। इससे इतने सारे क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन जो सबसे मेन क्वेश्चन था वो कि विलेज पंचायत के बारे में हमारा आर्टिकल कौन सा बोलता है DPSP का, तो आर्टिकल 40 बोलता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट, कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को बोलता है कि सिक्योर द राइट टू वर्क, जो है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज मैं काम करता हूँ ना, EPFO, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी आर्टिकल से आया है, ठीक है। दो मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलता हूँ, ESIC, ठीक है, एक ESIC और एक EPFO। ये दोनों आर्टिकल जो है ना हमारे, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आर्टिकल 41, 42 और 43 इसी आर्टिकल से बना हुआ है। हमारे DPSP ने बोला कि हमारे समाज में सरकार कोशिश करेगा कि सभी को राइट टू वर्क मिले, सभी को काम मिले, सभी को जो है एजुकेशन मिले, सभी को पब्लिक असिस्टेंट मिले इन सर्टेन केसेस। अगर मानिए कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, वो बेरोजगार हो जाता है, मानिए कि उसका बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, अब उसको खाने को कौन देगा, अगर वो बीमार हो गया, अगर डिसेबलमेंट हो गया, तो इस केसेज में पब्लिक असिस्टेंट उसको दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि जो जितने भी ये केसेस लिखे गए हैं ना, इसी सब के जो है, इस सभी केसेस में जो है हमारा EPFO और EPFO और ESIC ये दोनों काम करते हैं। ESIC इसी लोगों के लिए काम करता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है उसके लिए भी PF बनाया गया है कि ताकि उसके इस ओल्ड एज के लिए पेंशन बनाया गया है। कुछ रुपया वो जमा करते रहते हैं, उसी को जब वो ओल्ड एज हो जाता है तो उसको हम लोग पेंशन देते हैं। कि नहीं आया समझ में? तो क्या समझ में आया कि कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल बताता है कि सरकार जो है ना सभी के लिए राइट टू वर्क हो, सभी को काम मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले काम में, सभी को एजुकेशन भी मिले, ठीक है, और सभी को पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करे इन सर्टेन केसेस। अगर उसका नौकरी छूट जाता है, अगर वो बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, अगर वो बीमारी किसी सिकनेस हो जाता है, बीमार हो जाता है, अगर वो डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उस लोग को सरकार हेल्प करेगा। तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा है? तो ये हमारा आर्टिकल 41 है। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन भी इसी सब केसेस के लिए काम करता है, पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। कि नहीं आया समझ? तो आर्टिकल 41 डिस्कस करता है, आपको याद कैसे रखना है। तो देखिए 41, 42 और 43 ये तीनों जो है ना वर्कर के बारे में बताएगा, हमारे देश में काम करने वाले जो लोग सब है ना उसके बारे में बात करता है। तो देखा आपने कि 41 आर्टिकल ने क्या बोला कि अगर किसी पर्सन को, कोई पर्सन जो काम कर रहा था उसको अगर रोजगार छूट जाता है, नौकरी छूट जाता है, अगर वो बूढ़ा हो जाता है काम करते करते, मानिए 58 का हो गया, तो अब वो रिटायर्ड हो गया, मानिए वो बीमार हो जाता है, या मानिए कुछ उसके साथ अनफॉर्चुनेट घटना हो जाते हैं और वो डिसेबल हो जाते हैं, तो इस सभी केसेस में जो है हमारे आर्टिकल 41 बोलता है कि सरकार उसे पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, सरकार उसको हेल्प करेगा। ठीक है कि नहीं आया समझ? साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार कोशिश करेगा स्टेट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, सभी को काम मिले, सभी को एजुकेशन मिले और ये सभी सर्विस उसको मिले। ठीक है, तो आर्टिकल 41 डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच आर्टिकल टेल्स दैट स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। देखिए ये भी मैंने बोला ना कि आर्टिकल 41 डिस्कस किया कि सभी को काम मिले और सभी को जो है पब्लिक असिस्टेंट मिले अगर उसका रोजगार छूट जाता है, अगर बीमार हो जाता है, अगर डिसेबलमेंट। आर्टिकल जो 42 है ना, आर्टिकल 42 ये बताता है कि सरकार कोशिश करेगा कि सबको जहाँ पे वो काम कर रहा है ना वहाँ का कंडीशन फ्रेंडली हो, कोर्डियल हो। मतलब मानिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर यहाँ के बॉस जो है ना हमको दबाव डालते हैं, यहाँ के बॉस जो है हमारे साथ इनह्यूमन मतलब कि इनह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब मजदूर की तरह उसे बिहेव, मतलब एक जानवर की तरह बिहेव कर रहा है जबकि उसको इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। तो कह रहा है कि आर्टिकल जो ये हमारा आर्टिकल 42 है, ये आर्टिकल 42 बताता है कि सरकार कोशिश करेगा कि जहाँ पे भी काम कर रहा है वर्कर
वहाँ का कंडीशन जो हो, ह्यूमन कंडीशन हो, वो एक अच्छा कंडीशन हो, वहाँ काम करने के लायक कंडीशन हो, ठीक है। और वहाँ पे वमेन का भी एम्पावरमेंट, उसे मैटरनिटी रिलीफ मिले। आपको पता होगा कि मैटरनिटी रिलीफ जो है, मैटरनिटी मतलब जब भी कोई लेडी जो है माँ बनने वाली होती है तो उसे 26 वीक का लीव मिलता है, 26 वीक का। अब अगर आप इस 26 वीक को देखेंगे तो लगभग में ये 6 मंथ के बराबर होता है, ठीक है। मतलब 6 महीने का उसे लीव मिलता है। तो यही बात कर रहा है हमारा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बताता है कि सरकार कोशिश करेगा कि जहाँ पे भी वर्कर काम कर रहा है ना, वहाँ का कंडीशन अच्छा, वहाँ पे जो है वुमेन की तरह उसे अच्छा से ट्रीट किया जाए। और साथ ही साथ वहाँ अगर लेडीज स्टाफ काम कर रहे हैं ना, तो उसे मैटरनिटी रिलीफ भी दिया जाएगा। माँ बनने के लिए उसे छुट्टी मिलता है। आपको कि सर मैटरनिटी रिलीफ में क्या होता है? देखिए, मैटरनिटी रिलीफ में ये जो 6 महीने का छुट्टी मिला ना, इसमें उसका 6 महीने का सैलरी भी मिलता है। सैलरी के साथ साथ और भी कुछ कुछ मिलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक मेडिकल एडवांसेज भी मिलता है। सरकारी ऑफिस में तो होता है, प्राइवेट ऑफिस का मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी भी ऑफिस में जो है ना मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। कि नहीं आया समझ में? तो ये आर्टिकल हमारा 42 डिस्कस करता है। तो आर्टिकल 41, 42 और 43 ये तीनों वर्कर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच आर्टिकल टेल्स दैट स्टेट को बताता है कि सिक्योरिंग मिनिमम लिविंग वेजेज। मतलब एक आपको मिनिमम लिविंग वेजेज तय करनी पड़ेगी। मतलब मानिए कि मैं एक दिल्ली शहर में रह रहा, अगर दिल्ली शहर में जीने के लिए कम से कम कितना सैलरी होना चाहिए? तो मानिए कि इस शहर में जीने के लिए कम से कम मानिए कि 15,000 सैलरी होनी चाहिए। तो सरकार को ना हर एक जगह का जहाँ पे कितना एक कम से कम रुपया सैलरी होना चाहिए ताकि इंसान जिंदा रह सके। तो वही इस आर्टिकल में बताया गया है कि कौन सा आर्टिकल सरकार को बोलता है कि एक मिनिमम लिविंग वेजेस तय कीजिए आप, जिससे उस इंसान को जो है लिविंग के लिए उसे सैलरी मिले। ऐसा ना हो कि उसे 2,000 रुपये कोई खटा रहा है, ठीक है। एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिले ऑफ द फॉर ऑल वर्कर और प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए, इससे क्या सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कौन सा आर्टिकल बोलता है। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री ये भी गांधी जी का सपना था, ठीक। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो आर्टिकल हमारा है वो आर्टिकल 43 बोलता है। तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि मिनिमम लिविंग वेजेस तय करना पड़ेगा सरकार को, जो है एक कम से कम कितना वेजेज मिले किसी शहर में, ये तय करने की बात कहेगा। तो ये भी कौन बोलता है? तो ये भी हमारा आर्टिकल 43 बोलता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि मिनिमम लिविंग वेजेज सरकार हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का तय करेगा और उतना रुपया कम से कम उसको वहाँ का सैलरी मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ वर्कर सब के लिए सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी मिले। ये नहीं कि जीवन भर वो मजदूर की तरह ही बना रह जाए, उसे अपॉर्चुनिटी, उससे बड़ा स्टाफ बने, उससे बड़ा स्टाफ बने। और हमारे कॉटेज इंडस्ट्री को क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। तो ये सब के बारे में आर्टिकल 43 बात करता था, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि विच आर्टिकल टेल्स अबाउट द यूसीसी। देखिए, यूसीसी हमेशा चर्चा में रहता है, यूनिवर्सल सिविल कोड इसका नाम है। क्या नाम है? यूनिवर्सल सिविल कोड। कह रहा है कि ये कौन सा आर्टिकल है हमारे डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल यूसीसी के बारे में बताता है? तो हमारा आर्टिकल 44 है ना, वो यूसीसी के बारे में बताता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आर्टिकल 44 जो है यूसीसी के बारे में बात करता है। कैसे याद रखिएगा? तो देखिए 44, ये 4 दोनों है ना, तो इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल सिविल कोड। इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? सबके लिए एक जैसा कानून, समान सिविल कोड, ठीक है। यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। समान है ना, तो देखिए 4 भी तो एक जैसा है ना, समान है ना 4, इसीलिए आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात की। लेकिन आप कहोगे सर यूसीसी होता क्या है? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, हमारे देश में 2 कानून है, ठीक है। एक कानून को हम लोग बोलते हैं सिविल कोड। क्या बोलते हैं? सिविल कोड। और एक कानून को बोलते हैं हम लोग क्रिमिनल कोड। क्या? क्रिमिनल कोड, ठीक है। क्योंकि सर ये दोनों कोड क्या है, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड क्या है? अगर मानिए कोई सिविल घटना होती है और वो कोर्ट में जाता है, उस पर केस होता है और उस पर जज जो है सुनवाई करते हैं। तो अगर कोई सिविल घटना होती है, क्योंकि सिविल घटना क्या होता है? सिविल घटना छोटा मोटा घटना, सिविल घटना का मतलब जो हमारे सामाजिक जो भी समाज में जो सब होता है उसको हम लोग सिविल घटना बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल ये हुआ कि मैरिज मतलब शादी कैसे होगा उसके बारे में, ठीक है। किसी बच्चे को अडॉप्ट कैसे करेगा, लीगली अडॉप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी बच्चे को लीगली डाइवोर्स कैसे होगा इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी बच्चे को गोद कैसे लेगा, किसी बच्चे शादी कैसे करेगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। मैरिज कैसे करेगा, मेंटेनेंस,
मानिए कि जब डाइवोर्स हो जाता है, तो अगर मानिए कि वाइफ जो है कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए उसके खर्चा जो है हस्बैंड को देना पड़ता है इंडिया के समाज में। तो इंडिया के समाज में जो हस्बैंड को देना पड़ेगा मेंटेनेंस के रूप में अपनी वाइफ को आफ्टर डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद, उसके बारे में भी सिविल कोड बात करेगा। ठीक है कि नहीं आया समझ? पिता के संपत्ति में बेटा बेटी का क्या अधिकार होगा, उसके बारे में भी सिविल कोड बात करता है। किसी ज़मीन का ट्रांसफ़र, हम लोग किसी ज़मीन को बेच रहे हैं, उसके बारे में भी सिविल कोड बात करेगा कि नहीं आया समझ? मतलब हमारा जितना भी सिविल से रिलेटेड केसेज होते हैं उसे सिविल कोड बोलता है। सिविल से रिलेटेड केसेज में यही सब हो गया कि मैरिज, एडॉप्शन, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो गया, ये सब क्या। अब क्रिमिनल को मतलब जो भी क्राइम होता है ना, तो क्राइम करते हैं ना, तो उसके लिए जो कोर्ट में केसेस जाता है, उस पर जो सुनवाई होती है वो क्रिमिनल कोड के आधार पर होती है। तो हमारे देश में जो है ना, एक कोड है सिविल कोड और एक है क्रिमिनल, मतलब क्राइम से रिलेटेड घटना का सुनवाई क्रिमिनल कोड, जो ये हमारा एक संहिता बना हुआ, एक नियम का एक बुक बना है क्रिमिनल के लिए, क्रिमिनल कोड, ठीक है, और एक सिविल कोड। तो इसमें जो है ना, ये हमारे देश में सभी के लिए लागू होता है। मतलब कि एक क्राइम के लिए सबको एक जैसा पनिशमेंट मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो। क्राइम के लिए सबके लिए एक ही जैसा कानून है। मतलब कि अगर मानिए ऐसा क्राइम करेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा, और मानिए कोई दूसरे धर्म वाला वैसा क्राइम करेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा। लेकिन हमारे देश में जो है ना, सिविल कोड के लिए, मतलब हमारे देश में सिविल घटना के लिए जो है ना, कोड सबका अलग अलग है। सिविल प्रॉब्लम्स हमारे देश में जो है ना, सिविल कोड के लिए सबका अलग अलग नियम है। मतलब अगर हिंदू है, ठीक है, तो हिंदू में मतलब मानिए कि अगर उसका डाइवोर्स होता है, तो यहाँ पे जो है एलोमनी की बात की गई, उसके मेंटेनेंस की बात की गई है कि पति को जो है इतना रुपया देना पड़ेगा हर मंथ उसको, अपने वाइफ को सस्टेन करने के लिए मेंटेनेंस के रूप। लेकिन जब फिर हम किसी दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं, खास करके देखिए मुस्लिम में हम जब चले जाते हैं और मुस्लिम में देखते हैं कि डाइवोर्स के बाद केवल 10 महीने तक या 1 महीने तक, या जब तक प्रेग्नेंट है तब तक, केवल उतना ही दिन तक उसे मेंटेनेंस दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये घटना तो एक ही जैसा था, यहाँ भी डाइवोर्स हो रहा था, यहाँ भी डाइवोर्स हो रहा था, लेकिन रिलीजन के आधार पे यहाँ पे जो है पति को रुपया नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे पति को जीवन भर रुपया देना पड़ रहा है ताकि उसकी वाइफ और बच्चा जिंदा रहे। फिर दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बच्चा अडॉप्ट करने का पॉलिसी, यहाँ पे बच्चा को कैसे अडॉप्ट करना है उसका पॉलिसी अलग है, यहाँ पे पॉलिसी अलग है अडॉप्ट करने का पॉलिसी, कि नहीं आया समझ में? यहाँ पे डाइवोर्स देने का तरीका अलग है, यहाँ पे डाइवोर्स देने का तरीका अलग है। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि 3 बार तलाक बोलने से डाइवोर्स हो जाता था। यहाँ पे डाइवोर्स होने के लिए बहुत सारा केसेस लड़ना पड़ता था, उसमें प्रूफ करना पड़ता कि डाइवोर्स क्यों ले रहे हैं आप, कि नहीं आया समझ? तो आप क्या देख रहे हैं कि सिविल मैटर पे हमारे देश में रिलीजन के बेसिस पे हमारे कानून बट गया। मतलब कि हिंदू रिलीजन के लिए हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम रिलीजन के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि इसको कौन सा जो है, अगर वो ऐसा करता है तो उसको क्या, मतलब क्या उसका रूल है, और इस हिंदू में ऐसा कोई करता है तो उसका क्या रूल है। मतलब हिंदू में कोई डाइवोर्स देगा तो अपने वाइफ को कैसे मेंटेनेंस देगा, वो इस रूल से देखना पड़ेगा, हिंदू पर्सनल लॉ से और मुस्लिम पर्सनल। इसी को ख़त्म करने के लिए हमारे डीपीएसपी में बोलता है कि देखो भाई, सब लोग एक आदमी है। सबसे पहले हम लोग रिलीजन को ना देख करके उसको हम लोग एक इंसान के रूप में देखेंगे, और देखेंगे कि अगर सब एक इंसान है ना, तो इंसान के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसा सिविल कोड होना चाहिए। इसी की बात करता है यूनिवर्सल सिविल कोड। मतलब सबके लिए एक जैसा कानून, सबके लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए एक जैसा कानून। अब वो एक जैसा कानून कैसा होगा, वो हिंदू जैसा होगा कि मुस्लिम जैसा होगा कि सिख जैसा हो, वो डिसाइड करेगा सरकार के पास, क्योंकि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का अधिकार होता है ना। तो सरकार को लगेगा कि कौन सा बेस्ट होता है, मतलब एक इंसान को कौन सा, मतलब सिविल कोड में अगर मानिए वो डाइवोर्स देता है तो उसको बेस्ट क्या होगा, कि अपनी वाइफ को क्या देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा, कितना दिन तक देना पड़ेगा, वो सरकार कानून बनाएगी यूसीसी में, कि नहीं आया समझ? तो यूसीसी एक यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करता है, कहता है कि रिलीजन के बेसिस पे सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए, किसी भी बेसिस को ना देख करके हम एक इंसान बेसिस देखें और उसके अकॉर्डिंग सबका एक जैसा कानून हो, यूनिवर्सल सिविल कोड हो। मतलब अगर कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है, अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेता है, तो इस हस्बैंड को कितना रुपया अपनी वाइफ को देना है एज ए मेंटेनेंस, अगर उसका वाइफ कोई काम नहीं कर रही है, और एक दूसरे रिलीजन में कितना देना है, वो दोनों का एक समान ही होना चाहिए। इसमें बच्चा गोद कैसे लेना है, इसमें बच्चा गोद कैसे लेना है, एक समान ही तरीका होना चाहिए। इसमें तलाक कैसे देना है, इसमें तलाक कैसे देना है, एक समान अधिकार होना चाहिए। इसमें जो है वाइफ को, मानिए वाइफ के फादर होते हैं, इसमें मानिए एक दूसरे रिलीजन में
फादर की ज़मीन में वाइफ का हिस्सेदारी होगा कि नहीं होगा, और एक दूसरे धर्म में फादर के हिस्से में वाइफ का कितना होगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा, ये सब एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे बटा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में यूसीसी बोलता है। तो यूसीसी और कह रहा है कि यूसीसी का देखिए डिफिनेशन मैंने लिखा है कि ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब हमारे समाज का कोई भी सेक्शन का वो पर्सन हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बिना उसके रिलीजन को भूल जाइए आप, शैल बी ट्रीटेड एज इक्वली, सबको इक्वल जैसा ट्रीट करना है अकॉर्डिंग टू नेशनल सिविल कोड। हमारे देश का एक कानून बने जिसको हम लोग बोलेंगे कि नेशनल सिविल कोड है, ये सबके लिए एक जैसा कोड रहेगा। सिविल कोड की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सिविल के लिए, क्राइम के लिए तो एक जैसा पहले से हमारे देश में है, तो सब बिना हम उसके रिलीजन को देखे सब में जो है इक्वली उसको ट्रीट करेंगे नेशनल सिविल कोड के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे सबके लिए एक जैसा कानून अप्लाई होगा, अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल सिविल एरियाज लाइक मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ठीक है, इस सब में सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, इसको यूसीसी बोला जाता है, ठीक है। अब रहा कि देखिए इससे क्या होगा ना कि यहाँ इससे बहुत कुछ सुधार होगा हमारे देश में, ठीक है, महिलाओं सबका एम्पावरमेंट होगा, हमारे देश में हारमोनी होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात किया हूँ। तो यहाँ का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो यूसीसी के बारे में हमारा आर्टिकल 44 बोलता है, और यूसीसी क्या है मैंने आपको समझा दिया। हमारे देश में 2 कोड होते हैं, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड सभी धर्म के लिए, सभी आदमी के लिए एक जैसा पहले से है। सिविल कोड एक जैसा नहीं है, हिंदू के लिए अलग सिविल कोड है और मुस्लिम के लिए अलग सिविल कोड है, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। हिंदू का जो सिविल कोड है ना, इसी में सिख भी आ जाता है और भी रिलीजन आ जाता है। हिंदू में हिंदू का सिख भी आ जाता है, जैन भी आ जाता है, बौद्ध सब आ जाता है, लेकिन मुस्लिम का अलग है, तो उसमें अलग रूल है, ठीक है। तो ये एक करने की बात करता है यूसीसी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द यूसीसी, यूसीसी के बारे में कौन सा सही है। तो कह रहा है कि यूसीसी जो है ना, हमारे वुमेन के स्टेटस को इम्पावर करेगा। हमारे जो हमारे वुमेन है ना, जो हमारे महिला लोग हैं ना, वो क्या हो गए, पीछे रह गए हमारे समाज से, मतलब हमारे मेन के तुलना में वो लोग पीछे हो गए। उनका रिप्रेजेंटेशन आज भी देखिएगा तो समाज के जो हमारे, या चलिए गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में देखिएगा तो उसमें जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। हमारे देश के इकोनॉमी में देखिएगा ना, तो वहाँ भी आपको कम मिलेगा कि मतलब पुरुष ही काम कर रहे हैं, वुमेन काम नहीं कर रही है, करने का मतलब ये। तो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए यूसीसी बात करता है। क्योंकि सर सच में बात करता है क्या यूसीसी? तो यस, देखिए यूसीसी बात करता है वुमेन पर। मैंने आपको बताया ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है ना, जब एक हस्बैंड जो है ना 3 वर्ड बोल करके किसी वाइफ को छोड़ दे रहा है, तो ये गलत है ना कहीं तो आपको भी लग रहा होगा कि ये सर गलत है, ये 3 बार तलाक बोल देने से किसी का शादी ख़त्म नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, शादी ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप उस लेडीज़ को आप खाने के लिए रुपया भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे उसके मेंटेनेंस का। अगर मानिए जॉब कर रहा था, चलिए मान सकता हूँ आपकी कि वो जॉब कर रहा है, खुद कमा के खाएगी, ठीक। अगर उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको आप छोड़ रहे हैं बिना मेंटेनेंस दिए हुए, केवल 10 महीने या 10 दिन का मेंटेनेंस दिए हुए, या अगर प्रेग्नेंट है तब तक दिए हुए, तो ये गलत हो जाता है ना। तो इसी को बंद करता है यूसीसी करता है नहीं, जो सही है उसके बारे में बात करेगा यूसीसी। ये गलत लगा यूसीसी को, तो यूसीसी में देखिएगा जब यूसीसी अपने देश में लागू होगा ना, तो इसको गारंटी ख़त्म करेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस का आएगा, ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन एक बार दे भी दिया था, लेकिन राजीव गांधी का गवर्नमेंट था, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन दिया था, एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। शाहबानो का केस हुआ था, उस केसेज में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, एक मुस्लिम वकील था जिसको बोला था कि भाई तुमको मेंटेनेंस देना होगा, हम कुछ नहीं जानते तुम्हारे पर्सनल लॉ सबको, ठीक है। सबसे पहले इंसानियत होता है, और इंसानियत के नाते तुमको हर मंथ उसको रुपया देना पड़ेगा। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने एक नया कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो देखिए यूसीसी किस सब चीज़ के बारे में बात करता है, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन था कि यूसीसी के बारे में क्या सब सही है। तो यूसीसी जो है ना इन्हांस करता है वुमेन एम्पावरमेंट को। तो यस, यूसीसी जो है वुमेन के स्टेटस को बढ़ाता है, हमारे सोशल हार्मोनी को भी बढ़ाता है, मतलब कि हमारे समाज के बीच में जो है ना सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप को बढ़ाता है। मतलब कि समाज के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, क्योंकि सबके लिए एक जैसा कानून है, सबको वोट देने का अधिकार है, सब कैसे डाइवोर्स करेगा, सब एक जैसा बिहेव करेगा ना, इससे हमारा हार्मोनी बढ़ता है, मतलब हमारे बीच में रिलेशन अच्छा इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो सोशल हार्मोनी को भी बढ़ाता है। कह रहा है कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाता है, जेंडर इक्वलिटी। यस, मैंने आपको बताया ना कि हमारे मेन को कुछ ज़्यादा, हमारा जो सोसाइटी हमेशा से रहा है ना, हमारा जब आप देखेंगे कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले की बात करें, उस समय से भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या चलिए यहीं से बात करें,
तो हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, मतलब हमेशा जो है पुरुष को ज़्यादा कुछ दिया गया है, ठीक है। वुमेन के लिए तो आप पहले कंडीशन देख सकते हैं कि पर्दा सिस्टम आ गया था, मतलब मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि हाँ उसको पर्दा में ढक करके रखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उससे भी पहले हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेंट कहीं हो ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब लोग पढ़ भी नहीं रहे, वुमेन को पढ़ा भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आज भी हमारे इंडिया में देखिए, जब मुस्लिम को देखते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन का रेशियो देखिए, एजुकेशन का लिटरेसी रेशियो देखिए बहुत कम है, ठीक है। और वुमेन का देखिएगा तो आपको और आश्चर्य लगेगा कि भाई वुमेन तो पढ़ ही नहीं रहा है। तो जब ये आएगा ना, यूनिवर्सल सिविल कोड आएगा ना, तो इससे जेंडर इक्वलिटी भी होगा, वुमेन को भी एक पावर मिलेगा कि भाई मुझको कोई हस्बैंड तलाक नहीं दे सकता है, भाई हमको कोई भी हस्बैंड अगर तलाक भी देगा ना तो मेंटेनेंस नहीं रोकेगा, हमारे पिता के प्रॉपर्टी में भी हमारा राइट होगा, अपने पति के प्रॉपर्टी में भी राइट होगा, सब कुछ ये एस्टेब्लिश करेगा यूनिवर्सल सिविल कोड। जो भी सही होगा यूनिवर्सल सिविल कोड के अकॉर्डिंग, जो लगेगा सबसे बेस्ट लॉ होगा, वो यूसीसी में बन के आएगा। तो जेंडर इक्वलिटी की भी बात करेगा यूसीसी, ठीक है, यूसीसी बात करेगा। अभी मैं यूसीसी के बारे में देखिए आगे की बात मैं बता रहा हूँ कि यूसीसी में क्या सब हो सकता है, उसका प्रोबेबल बता रहा हूँ। यूसीसी एक समान नागरिक संहिता जो अभी हमारे देश में लागू नहीं हुआ है, जब ये लागू होगा ना तो उसमें देखिएगा ये जो है जेंडर इक्वलिटी, सोशल हार्मोनी क्रिएट करेगा, वुमेन के स्टेटस को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा सेकुलरिज्म को बाय एलिमिनेटिंग जो है डिस्परेट लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिलीजन। कह रहा है कि ये हमारे देश में जो है ना सेकुलर नेचर को भी बढ़ाएगा। हमारे जो सेकुलर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर शब्द जो दिया गया है कि हमारा देश जो होगा वो सेकुलर होगा, वो धर्म के बेसिस पे किसी चीज़ को नहीं देखेगा। तो अभी तो देख रहा है ना, हमारे जो संविधान है, सिविल कोड है, वो धर्म के बेसिस पे, इसके लिए ये कानून, इसके लिए ये कानून। तो अगर यूसीसी आएगा ना तो सभी धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा। इससे हमारे सेकुलर जो हमारा कैरेक्टर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलर कैरेक्टर, इसको बढ़ावा मिलेगा। तो इसका जो आंसर था कौन सा करेक्ट है, तो देखिए इस चारों का चारों करेक्ट था। इसका आंसर एक लास्ट में और होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव सब होना चाहिए, ऑल ऑफ द, सभी का सभी जो है करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लैंडमार्क जजमेंट हुआ था 1885 में शाहबानो केस। देखिए शाहबानो केस वर्सेस द मोहम्मद अहमद खान, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक केस हुआ था, बहुत बड़ा केसेस था ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया था। देखिए ये एक महिला थी 65 ईयर की, शाहबानो एक 65 ईयर की महिला थी, और उसके ये हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान। ये बहुत ही बड़े वकील थे, ठीक है। शायद ये मध्य प्रदेश के थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के। ये अहमद खान बहुत बड़े वकील थे, ठीक है। तो इस महिला को 65 ईयर के एज में जो है ये पर्सन ने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। और एक जो है लड़की, दूसरी लड़की से शादी कर लिया, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटी लड़की से शादी कर लिया, और अपनी वाइफ जो 65 ईयर की थी उसको छोड़ दिया 5 बच्चे के साथ। मतलब 5 बच्चे या जितने भी बच्चे होंगे, कुछ ज़्यादा बच्चे थे, ठीक है। ये महिला कुछ नहीं करती थी, इसको खाने के लिए भी अभाव हो गया था कि अपने बच्चे सबका पालन कैसे करती और खुद खाना कैसे खाती, कुछ भी नहीं था। और ये इन्होंने क्या किया, तो ये मोहम्मद अहमद खान ने एक छोटी लड़की से शादी कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब, अभी देखिए ये मैंने बताया कि यूसीसी में पॉलीगेमी जो है, एक से ज़्यादा शादी करने को पर भी रोक होगा, ठीक है, यूसीसी में, क्योंकि उसमें भी होगा कि शादी एक से ज़्यादा कब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो शाहबानो केसेस में ये शाहबानो और उसकी ये वाइफ, एक हस्बैंड है मोहम्मद अहमद का, इस दोनों में इन्होंने क्या किया, इनको तलाक दे दिया और मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। 65 ईयर के एज में इनको कुछ रुपया देते थे, शुरू में तो कुछ दिया, और फिर उसके बाद 3 तलाक कह के इसको एक भी रुपया मतलब अब देना बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया, शाहबानो जो है कोर्ट में केस किया, और ये कोर्ट पहुँचते पहुँचते, हाई कोर्ट होते होते ये कहाँ पहुँच गया, ये केस से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। और जब ये केस से सुप्रीम कोर्ट पहुँचा ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो शाहबानो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब जीने के लिए, इतना बच्चे को पालने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मोहम्मद अहमद खान को जो है ना, हर मंथ जो है कुछ रुपया जो है शाहबानो को देना पड़ेगा। अब ये अहमद खान बोले कि देखिए सर, सबसे पहले मैं हूँ मुस्लिम, और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ उसमें बोलता है कि अगर आप अपने वाइफ को तलाक दे दिए है ना, आप अपनी वाइफ को तलाक दे दिए तो उसके बाद कुछ रुपया आप उसको नहीं दीजिएगा, कुछ महीने, 10 महीने या 10 दिन के बाद आप उसके बाद एक भी रुपया नहीं देना है आप, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मैं आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं देखता हूँ, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 को देखता हूँ, जो बोलता है कि यूसीसी की बात करता है, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करता है, सबके लिए एक जैसा कानून की बात करता है। और उसको देखते हुए हम आपको बोल रहा हूँ कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर हुआ, एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1985, उसके बाद ये केस चला। उसके बाद जो हुआ ना, राजीव गांधी को लगा
कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे दिया है ना, वो मुस्लिम के खिलाफ दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ दे दिया। और इसकी वजह से बहुत देश में जो है बहुत सारा आंदोलन मुस्लिम लोग करने लगे कि हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है गलत डिसीजन दे दिया, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसको देखते हुए सरकार को लगा कि इससे हमारा वोट घट जाएगा, इसीलिए सरकार ने जो है ना क्या किया, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है हटाने के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया नियम ला करके और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, इससे हिंदू नाराज़ हो गया। इसी के लिए राजीव गांधी ने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, तो राम मंदिर के गेट को, जो अयोध्या में राम मंदिर का गेट बनता उसको खुलवा दिया। और यहीं से बीजेपी आता है, बीजेपी आ जाता है सामने। जैसे ही राम मंदिर का गेट खुला तो बीजेपी ने उसका सहारा लेकर के एक पूरे देश में राम आंदोलन छेड़ दिया कि राम भगवान की मंदिर बननी चाहिए। ठीक है, और आज देख सकते हैं कि बीजेपी जो है उसी का सहारा लेकर के उस समय फिर राजीव गांधी का इस तरह से, ये देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति, इसी को कहते हैं हम लोग कि अपीजमेंट की राजनीति, अपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं कि शाहबानो केसेस में जो है ये केसेस किस चीज़ के रिलेटेड था, तो मेंटेनेंस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स हस्बैंड, कह रहा है कि मेंटेनेंस जो मिलना चाहिए अपने डाइवोर्स हस्बैंड से, उसके बारे में बात करता था। तो यस, मुस्लिम वुमेन फाइट फॉर द इक्वल राइट इन मैटर ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। ये जो शाहबानो थी ना, इन्होंने फाइट किया किस चीज़ के लिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए इन मैटर ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स, मतलब मैरिज और डाइवोर्स के केस में हमको एक जैसा जो है राइट मिलना चाहिए, मतलब ये शाहबानो मेंटेनेंस के लिए। तो ये दोनों का दोनों सेंटेंस सही है, शाहबानो ने इसी दोनों के लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन बाद में शाहबानो को तो जस्टिस नहीं मिला, बाद में उनका डेथ भी हो जाता है। तो इसका आंसर बोस होगा। ठीक है, शाहबानो केसेस याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच आर्टिकल इंश्योर करता है कि स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर। कह रहा है 6 साल के बच्चे तक को सरकार जो है ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैं देखिए डीपीएसपी जब भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो सब में सरकार को क्या कह रहा हूँ कि सरकार कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी लागू नहीं होता है, डीपीएसपी लागू करने की सरकार कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी इसीलिए दिया गया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस समय हमारे देश का व्यवस्था ऐसा नहीं था कि सभी हमारे डीपीएसपी को लागू किया जा सकता था। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा गया था कि सरकार ऐसा करेगा बाद में जा कर के। तो आज सरकार देख सकते हैं कि फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है अप टू द एज ऑफ 6 ईयर तक के बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी। हमारे आर्टिकल कौन से 45 आर्टिकल में बोले गए थे, 44 में यूसीसी और 45 में 6 साल के बच्चों। कैसे याद रखना है, तो देखिए 6 साल के बच्चे तक की एजुकेशन की बात की गई है, तो 6 से पहले क्या आता है 4, 5, 45 में बात की गई कि 6 साल तक के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी एजुकेशन देने की कोशिश करेगा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की कोशिश करेगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर हम एक फंडामेंटल राइट पढ़े थे, उस फंडामेंटल राइट में जो 21A था ना, 21A, इसमें बोला था कि सरकार जो है ना 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो क्या याद रखा कि डीपीएसपी ने 6 साल से कम के लिए बोला, और हमारे फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 21 का ए था, जो 2000 राइट टू एजुकेशन का जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल ने बताया था। ठीक है, ये आर्टिकल जो 21 का ए था वो बोला था कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन देने की देगा। वो फंडामेंटल राइट था, वो देना भी पड़ेगा। ठीक है, देना ही पड़ेगा, वो फंडामेंटल राइट था। ठीक है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट के 21A में बात की गई थी। ठीक है, कि नहीं आया समझ में। तो ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट था, ये हमारा जो था ना ये 86 अमेंडमेंट था। ये याद रखिएगा, ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया था। 21 का जो ए है ना, ये आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या सब याद रखना है। तो देखिए हम लोग अभी डीपीएसपी पढ़ रहे थे, डीपीएसपी में 6 साल से कम के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 45 बोलता है। याद कैसे रखना है, तो 4, 5 और 6 साल से कम के बच्चे, तो 4, 5, 6 होता है। और उसके बाद याद रखिएगा कि एक इसी के जैसा हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, और वो राइट कौन सा है, तो 21A, हमारा आर्टिकल 21 का ए, जो बोलता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये जो 21A है ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, 2002 में, जिसे हम लोग राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा
ये क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट मस्ट प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन। कह रहा है कि सरकार कोशिश करेगा कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SC, ST, कह रहा है कि जो हमारे SC, ST है ना, SC, ST या कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सभी लोग जो है ना, इस सभी को विकास करने के लिए सरकार इस सभी के एजुकेशन पे ध्यान देगा और इसके इकोनॉमिकल स्टेटस मतलब इन लोग के इनकम पे भी ध्यान देगा कि इन लोग का कैसे वेलफेयर का काम किया जा सके। ठीक है, इन सभी लोग आप देख सकते हैं इसी से हमारे देश में रिजर्वेशन आया। DPSP, अभी देखिए मैंने क्या बोला था, DPSP को देखकर ही सरकार कानून बनाती है। ठीक है, तो आप देखिए DPSP यही बोल रहा है ना कि SC, ST के एजुकेशन को ध्यान में रख करके वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो समाज में जो पिछड़े वर्ग रह गए उस सभी के लिए सरकार जो है काम करने की कोशिश करेगा। ऐसा DPSP के कौन से आर्टिकल में लिखा गया, तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 बात करता है कि SC, ST वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सरकार जो है ना उसके एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस को सही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसी से हमारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया है जो आज हमारे देश में लागू भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच आर्टिकल टेल्स दैट कि स्टेट मस्ट प्रमोट पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्रोहिबिट करेगा कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड ड्रग। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो सरकार को बोलता है कि आप जो है ना लोगों के हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, लोगों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिएगा और उस लोग को रोकिएगा कि तुम लोग कोई शराब नहीं पीना है, कोई इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक नहीं पीना है, कोई ऐसा ड्रिंक नशे वाला ड्रिंक सब नहीं पीना है। ठीक है, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक सबको नहीं पीना है, नहीं है इसमें, और ना ही ऐसा कोई ड्रग्स लेना है। तो ये आर्टिकल बताता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम के बारे में बताता है कि सरकार कोशिश करेगा कि हमारे देश के युवा या हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं उसका पब्लिक हेल्थ सही रहे, उसका न्यूट्रिशन सही रहे। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे स्कीम चलते हैं। मातृत्व वत्सल योजना एक जैसा स्कीम है जिसमें आप देखे होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उस लोग को मतलब कुछ न्यूट्रिशन जो है आशा वर्कर के थ्रू सरकार प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा योजना है जो सरकार चलाती है जिससे जो है पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन और सरकार, आप जो देखे होंगे कोई स्टेट है जिन्होंने लिकर बैन किया है, जो शराब को बंद किया, वो किस बेसिस पे किया है, तो इसी आर्टिकल के बेसिस पे, क्योंकि ये आर्टिकल बोलता है कि सरकार कोशिश करेगा, प्रोहिबिट करेगा कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक में आ जाएगा शराब, वाइन आ जाएगा, तो इस वाइन को बंद करने की सरकार कोशिश करेगा। तो जो अच्छे स्टेट थे उन्होंने बंद कर दिया, जिस स्टेट को लगता है कि इससे प्रॉफिट है तो वो अभी भी कर रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि हमारा बिहार स्टेट ने बंद कर दिया, ठीक है, गुजरात ने बंद कर दिया है, केरला में भी शायद बंद है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल हमारा है 47। आर्टिकल 47 बात करता है कि हमारे देश में जो है ना सरकार कोशिश करेगा कि यहाँ का हेल्थ, यहाँ का न्यूट्रिशन सही रहे, लोगों का हेल्थ सही रहे, लोगों का न्यूट्रिशन सही रहे, यहाँ के जो लोग हैं वो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक सबको नहीं पिएगा, उसके लिए सरकार जो है इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक सबको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो बताता है विच आर्टिकल टेल्स दैट कि डेवलप ऑर्गेनिक कल्चर, हमारे देश में ऑर्गेनिक कल्चर, आपको पता होगा कि जो सिक्किम है वो हमारे देश में 100% ऑर्गेनिक खेती करता है, तो एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेगा। एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल सब है उसके एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न साइंटिफिक लाइफ मतलब मॉडर्न वे से करेगा, मतलब साइंटिफिक वे से जो है एनिमल हस्बेंड्री सबका जो है सब कुछ करेगा। उसके बाद जो है ना स्लॉटर ऑफ गौ एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉट एनिमल को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। अभी देखिए आप पता होगा कि गौ हत्या के लिए भी हमारे संविधान में, आप हमेशा सुनेंगे कि गौ हत्या के लिए भी हमारे संविधान में कुछ लिखा गया है। यस, यही आर्टिकल है जो गौ हत्या के बारे में कहता है कि जो हमारा स्लॉटर ऑफ कॉज एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉट एनिमल, मतलब कोई ऐसा दुधारू पशु जिससे जो दूध देने वाले अवस्था में है, उसको जो है ना उस एनिमल को आप इसे खत्म नहीं कीजिएगा, उसको काटिएगा नहीं। ठीक है, उसको कसाई को देकर काटना नहीं है, जो दुधारू पशु है ना उसको काटने से मना करता है। ठीक है, ये आर्टिकल कहता है कि सरकार क्या सब करेगा, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने की कोशिश करेगा, करवाने की कोशिश करेगा। सरकार जो है मॉडर्न साइंटिफिक वे से एनिमल हस्बेंड्री कराने की कोशिश करेगा। सरकार जो है ना कोई भी दुधारू पशु, चाहे वो गाय हो या कोई भी हो, जो दुधारू हो मतलब दूध देने वाले अवस्था में हो, उसको जो है क्या करेगा, उसको स्लॉटर नहीं करेगा, उसको जो है काटने की कोशिश करने से रोकेगा। तो ये हमारा आर्टिकल बताता है कौन सा, तो हमारा आर्टिकल 48 बोलता है। ठीक है, 48 आर्टिकल में एक और भी है जिसे हम लोग बोलते हैं 48A।
और 48A भी हमारे 42वां संशोधन से जोड़ा गया था। 48A कौन सा? तो 42वां 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी के समय में 1976 में जोड़ा गया था। क्योंकि सर ये 48A क्या बताता है? 48A कहता है कि हमारे इन्वायरमेंट को रक्षा करना, हमारे इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ सब जितने भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं, इस सब को रक्षा करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान आया होगा कि सर आपने एक और आर्टिकल बताया जो था हमारा आर्टिकल जो था कौन सा था? 39 का A। उसमें कहा था कि फ्री लीगल एड दिया जाएगा गरीब लोगों को। गरीब लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है लीगल एड प्रोवाइड करेगा ताकि उसको क्या मिल सके? जस्टिस मिल सके। तो वो हमारा था 39 का A, और ये जो है ये 48 का A है। तो 39A बोलता था लीगल एड के बारे में, गरीब लोगों को लीगल एड फ्री में मिलेगा, ठीक है, फ्री में मिलेगा। और ये 48 का A बोलता है कि क्या करेगा? तो इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करेंगे और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेफगार्ड करेंगे, ठीक है, इस तीनों को सेफगार्ड करेंगे। और ये दोनों का दोनों जो है ना 42वां संविधान 1976 इंदिरा गांधी के सेशन में जोड़ा गया था। मतलब DPSP में ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों जो है इंदिरा गांधी के समय में 42nd अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच आर्टिकल टेस्ट दैट द जुडिशियरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। मैंने बताया था एक जुडिशियरी होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक लेजिस्लेटिव होते हैं। मतलब एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी, ये 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल बताता है कि जुडिशियरी जो होगा ना, मतलब हमारा जो जितना भी जुडिशियरी है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जुडिशियरी जो है ना वो ये एग्जीक्यूटिव से अलग हट के रहेगा, ये दोनों अलग अलग रहेगा। तो देखिए हमारे तो एक्चुअली हमारा जो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीनों को अलग अलग रहने की बोलता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहेगा। क्योंकि सर ऐसा कैसे? ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि मानिए हमारे जो जजेज हैं, जजेज अगर एग्जीक्यूटिव का पार्टनर बन जाए, ये दोनों एक साथ अगर घूमने लगेंगे तो जो एग्जीक्यूटिव कहेगा वो जज करेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री। अगर मंत्री और जजेज के बीच में अगर रिलेशन हो जाएगा तो मंत्री जो कहेंगे वैसा ही जजमेंट हमारे जज देंगे। तो इसीलिए जस्टिस, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, हमारे मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीफ मिनिस्टर, ये दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। और ये हमारा आर्टिकल बताता है 50 आर्टिकल बताता है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग रहेगा। नहीं आया समझ? ओके सर, आर्टिकल 49 क्या बताता है? देखिए आर्टिकल 49 बताता है कि हमारे इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना है, फॉरेस्ट को सेफगार्ड हमारा आर्टिकल 49 बोलता है, ये 49 है, सॉरी मैंने 48 का ए बोल रहा था। आर्टिकल 49 बताता है कि हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट हैं ना, हमारे देश में जितने भी मॉन्यूमेंट जितने भी, आप जैसे ताजमहल हो गया, जो हमारे लाल किला हो गया, इस सब को बचा के रखना है। हमारे मॉन्यूमेंट या कोई ऐसे प्लेसेज है जहाँ पे घूमने के लिए हिस्टोरिकल प्लेसेज है, उस सब को सरकार बचा करके रखेगा। जो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस में है, जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंस है, उस सब मॉन्यूमेंट को बचा के रखने की कोशिश करेगा। आर्टिकल 49 बोलता है। 50 क्या बोलता है? तो अभी मैंने बोला कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव इस दोनों को अलग अलग रहना है, ठीक है, ताकि एक दूसरे पे जो है दोनों दबाव डालने की कोशिश ना करे। जुडिशियरी को हमेशा सरकार अगर खरीद लेगा तो जजमेंट देने लगेगा। तो आर्टिकल 51 क्या बोलता है? आर्टिकल 51 बोलता है कि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल जो है, हम लोग इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेंगे। मतलब पूरे दुनिया में शांति बना रहे, इंटरनेशनल पीस की सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल पीस को सपोर्ट करें और ये पूरे दुनिया में जो है पीस मेंटेन हो, ठीक है, इंटरनेशनल पीस को हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये हमारे आर्टिकल 51 बोलता है। ओके सर, आप बताइए तो ये करने की हमको क्या ज़रूरत है? पूरे दुनिया को खुश करने की क्या ज़रूरत है? पूरे दुनिया को शांत रखने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, इसी को कहते हैं लिबरल विचारधारा। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे DPSP में कुछ लिबरल विचारधारा भी है। लिबरल विचारधारा में हमारा आर्टिकल 51 आता है कि हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। लिबरल का मतलब यही होता है ना, जो पूरे दुनिया को अपना समाज मानता हो। UCC क्या था? UCC भी एक लिबरल विचारधारा था जो कह रहा था कि पूरे समाज के लिए एक जैसा कानून। तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 51, ये सब जो है ना, ये सब लिबरल विचारधारा है, ठीक है। गांधीयन पॉलिसी में देखिएगा तो विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था वो गांधी जी का पॉलिसी था, ठीक है। तो हमारे मॉन्यूमेंट या आर्टिस्टिक या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेज, इस सब को बचा के रखना है, हमारा 49 बोलता था। 50 बोलता था जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखना है। 51 बोलता था कि हम लोग इंटरनेशनल पीस को सपोर्ट करेंगे। और 51 आपको मैंने पढ़ा दिया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं। तो अब हम लोग ने DPSP को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा MCQ का, वो होगा प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी है
कह रहा है कि विच आर्टिकल कर रहा है डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द एजुकेशन इन द मदर टंग। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन है। देखिए, एक चीज़ और याद रखिए कि हमारा जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में डीपीएसपी डिस्कस किया गया। जो कैसा है, तो जो सर है नॉन जस्टिबल नेचर का या अनजस्टिबल नेचर का है, मतलब कि उसको हम लोग कोर्ट में ले जा नहीं सकते हैं। कोर्ट में जाकर के अगर हम सरकार उसको लागू नहीं करती है तब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में जा करके, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 36 से 51 के बावजूद भी कुछ आर्टिकल हमारे संविधान में ऐसे दिए गए हैं वो भी अनजस्टिबल नेचर का है, नॉन जस्टिबल नेचर का है, और उसके लिए भी हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है उसके लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। और उसको भी कहा गया कि वो भी डीपीएसपी ही जैसा है, डीपीएसपी ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। सरकार को वो भी आर्टिकल काम करने के लिए बोलता है। जैसे आर्टिकल जो है हमारा, जैसे 350 का ए, देखिए ये 350 का ए बोलता है, जो 350 का ए बोलता है, ये बोलता है कि जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के हैं, मतलब लिंग्विस्टिक मतलब जिसका भाषा मन ये बहुत कम बचा है, जैसे संस्कृत को देख सकते हैं। एक समय संस्कृत जो है कितना भारत में प्रचलित था, नहीं, हम लोग जब देखते हैं कि हम अपने एंशियंट टाइम में चले जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग एंशियंट टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं संस्कृत जो है मेजर लैंग्वेज रहता है, ठीक है। लेकिन आज देखिए संस्कृत का क्या हो गया कि एक छोटे से एक स्टेट में रह के बच गया है, मतलब संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल बताता है, स्टेट को कहता है कि प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द एजुकेशन इन मदर टंग में एजुकेशन देना है एट प्राइमरी स्टेज पे। मतलब जो बच्चा प्राइमरी स्टेज पे है ना, तो प्राइमरी स्टेज पे उसको मदर टंग में क्या करना है, उसको मदर टंग में एजुकेशन देना है। किसको देना है मदर टंग में? जो बच्चा जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, मतलब कि कोई लैंग्वेज जो है अब ख़त्म होने वाला है, देश में जो बहुत कम ही बचा है, उसके बच्चे सबको ना कम से कम आप उसके मदर टंग को सिखाइए ताकि वो भाषा जो है ना बचा रहे, कि नहीं समझे। तो ये आर्टिकल हमारा 350 का ए बोलता है कि नहीं, 350 का ए बोलता है कि जो भी लैंग्वेज जो है अब बहुत ही कम बचा है ना देश में, तो कम से कम वहाँ पे जो है ना, जो हमारा क्या करेगा, एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन देगा वहाँ के मदर टंग में देगा ताकि वो भाषा जो है ख़त्म ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से देखते हैं हम लोग कि ये जो 351 है, जो 351 है ना, ये हिंदी को प्रमोट करने की बात करता है। हिंदी को प्रमोट कर, ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट आप कह सकते हैं कि ये भी डीपीएसपी ही है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे पार्ट 4 से निकल करके भी कुछ ऐसे आर्टिकल हमारे संविधान में दिए गए जो डीपीएसपी की तरह है, ठीक है। तो ये 351 बोलता है सरकार को, ठीक है, ये नॉन जस्टिबल नेचर का है, इस पर भी आप केस नहीं कर सकते कोर्ट में जा करके, ठीक है। ये 351 बोलता है कि सरकार जो है हिंदी को प्रमोट करेगा, और हिंदी को प्रमोट करके क्या बनाएगा, हिंदी को प्रमोट करके पूरे मतलब हमारे देश के लिए एक भाषा बनाएगा, ताकि जो हो ना, इट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रमोट द हिंदी सो दैट इट मे बिकम द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के सभी लोगों का एक भाषा बन सके, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना। इससे भी हमारे देश में हारमोनी पैदा होती है, इससे भी हमारे देश में जो है एक नेशनलिस्ट की भावना पैदा होती है। मतलब हिंदी को प्रमोट करेगा ताकि पूरे देश की भाषा एक हो जाए, पूरे देश को। हमको देखिए, हम हिंदी को लागू करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने मदर टंग को भूल जाएंगे। जैसे मेरा मदर टंग मैथिली है, तो मैं मैथिली को भूलने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं हिंदी सीख लूँगा ना, तो मैं हिंदी, जितने भी हिंदी लोग जानते हैं उससे अच्छा से बात कर पाऊँगा, ठीक है। अपना मैथिली भी बात करूँगा, अपने मैथिली लोगों से मैथिली में बात करूँगा, ठीक है। तो 351 आर्टिकल बोलता है सरकार हिंदी को प्रमोट करेगा ताकि पूरे देश का जो है ना एक दूसरे से मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदी लैंग्वेज बन सके, और इससे जो है ना हमारे देश में जो है नेशनलिस्ट की भावना को प्रमोट मिलता है, ठीक है। और एक और आर्टिकल याद रखिए कि 335, ये 335 आर्टिकल जो है ना, ये डायरेक्ट स्टेट को डायरेक्ट देता है कि ST सबको ध्यान में रख करके, ST सबका जो क्लेम है ना उस सब को ध्यान में रखेगा, कंसिडरेशन में रखेगा, और उसके जो है उसके लिए सरकार काम करेगा, ठीक है। ST के लिए सरकार जो है काम करेगा। लेकिन एक चीज़ और ये बात करता है 335 में, ये भी लिखा है इससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब देखिए, ये डायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये ST के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, लेकिन इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता है कि ध्यान में रख कर। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई एग्जामिनेशन में जो है ST का एक कट ऑफ भी तय किया जाता है कि जनरल का 40 नंबर और ST को 35 नंबर कम से कम लाना है। कट ऑफ अलग चीज़ होते हैं, दिस इज द मिनिमम मार्क्स, इतना लाना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको कट ऑफ लाना है, ठीक है।
तो एक ये क्यों ऐसा दिया गया है सर? तो ये इसीलिए दिया गया ताकि इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई खतरा ना हो, ठीक है। तो 335 आर्टिकल जो है ना, ये सरकार को बोलता है कि आप ST सबको कंसिडरेशन, ST का जो क्लेम है उसको कंसिडर, मतलब ST सबको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके वेलफेयर के लिए जो आपको काम करना है इसको ध्यान में रख करके, लेकिन साथ ही साथ आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशियंसी जो है उसको भी मेंटेन रखना है। अपॉइंटमेंट इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, जब उसको गवर्नमेंट दीजिएगा तो इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख करके उसको गवर्नमेंट जॉब में कैसे रिजर्वेशन देना है, इस सब के बारे में बोलता है आर्टिकल 3। तो ये हमारा कंप्लीट DPSP था, ठीक है। DPSP के बारे में अगर आपसे कहे कि 2-3 आर्टिकल DPSP में, आर्टिकल 36 से 51 के बावजूद भी 2-3 आर्टिकल है जो हमारे संविधान में है, तो यस हम कहेंगे कि सर 335A जो है ये बात करता है प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए वहाँ के मदर टंग में, ये भी DPSP है। आर्टिकल 351 बोलता है हिंदी को प्रमोट करना है, ये भी DPSP है। और आर्टिकल 335 सरकार को बोलता है कि आप SC/ST को जो है गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन दीजिएगा उसको भी ध्यान में रख के, साथ ही साथ इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान में रख के दीजिए। तो ये तीनों भी जो है हमारे DPSP था, ठीक है। और 368 आर्टिकल तो पता ही होगा कि हमारे संविधान को कैसे अमेंड करना है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा है जो बताता है कि एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए, तो ये हमारा जो मदर टंग में 350 का A बोलता था। 351 बोलता था कि हिंदी को प्रमोट करना है ताकि पूरे देश का भाषा एक बन सके, फ्रीडम ऑफ, मतलब एक भाषा, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एक जैसा बन सके, इससे हमारे नेशनलिस्ट भावना को प्रमोट मिलता है। आर्टिकल 335 बोलता था ST/ST के जो है रिजर्वेशन जो होगा गवर्नमेंट जॉब में उसके बारे में, साथ ही साथ इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेंटेन करके, ठीक है, मतलब एक मिनिमम कट ऑफ तय करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। DPSP को हम लोग ने पढ़ लिया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट को देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।